जी, गुड इवनिंग। कोई क्वेरी है किसी की तो आप पूछ लीजिए। इतने कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? शायद सब्सिडायरी अलायंस हम लोगों ने, मैंने आपको ये बता दिया था कि क्या क्या वो सब्सिडायरी अलायंस में था। ये मैंने शायद आपको बता दिया था। अब ये देखना है कि वो किस किस ने साइन किया आगे, मतलब क्या क्या हुआ सब्सिडायरी अलायंस में, ये देखना है। चलिए ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, सब्सिडायरी अलायंस सबसे पहले एक्सेप्ट किया हैदराबाद के नवाब ने, यानी जो निजाम थे हैदराबाद के, उन्होंने सबसे पहले सब्सिडायरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था 1798 में। ये पहले रूलर थे जिन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे नवाबों ने, राजाओं ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। कभी कभी ये क्रम आ जाता है, पूछ लेते हैं कि कैसे कैसे सीक्वेंस में लगाइए, सबसे पहले किसने किया और बाद में इन्होंने किसने किया। तो ये एक सीक्वेंस आप लिख लीजिए, एग्जाम में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लिखना सहायक संधि, सहायक संधि स्वीकार करने वाले, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजाओं का क्रम, राजाओं का क्रम इस प्रकार है, इस प्रकार है। द रूलर्स हु अडॉप्ट, द रूलर्स हु अडॉप्ट, हु अडॉप्ट सब्सिडायरी अलायंस, सब्सिडायरी अलायंस आर इन सीक्वेंस एज फॉलोज, आर इन सीक्वेंस एज फॉलोज। ठीक है ना? सबसे पहले लिखना हैदराबाद। हैदराबाद। इसके आगे लिखना डैश करके 1798, 1798। फिर नेक्स्ट लिखिए मैसूर, 1799। ठीक है ना? देखो, मैसूर में तो टीपू सुल्तान थे, लेकिन 1798 में टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था, हरा के मार दिया गया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। और जो रूलर है, राजा जिसे बनाया गया, वो वोडियार वंश के एक राजा को बना दिया गया था, एक व्यक्ति को राजा। बाद में उसी से ही सब्सिडायरी अलायंस की ट्रीटी की गई जबरदस्ती 1799 में। मैं ये लिखवाऊंगा आपको आगे, लेकिन तो मैसूर 1799। नेक्स्ट लिखिए तंजौर, तंजौर, TANZORE, वैसे जे होगा JORE, तंजौर। ठीक है ना? ये भी 1799 में। देखो, तंजौर के जो राजा थे, ये त्रावणकोर के अंडर में भी आता था, त्रावणकोर के अंडर में ही आता था, बल्कि ये राम वर्मा और हम लोगों ने वो जो पीछे पड़े हैं, वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे शुरुआत से ही, बाद में इन्हीं के सहयोग में रहते थे। लेकिन मैंने सब्सिडायरी अलायंस में आपको लिखवाया कल कि वो राजा जो अंग्रेजों के अंडर में थे पहले से ही, उनके राज्य अपने में मिला लिए गए थे। तो उनमें से एक तंजौर भी था, जिसका राज्य अंग्रेजों ने डायरेक्टली अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इस तरीके से तंजौर को, और तंजौर माने आज का केरल वाला एरिया, और मैसूर, इसके एरिया को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी में जोड़ दिया गया था। इसलिए मद्रास प्रेसिडेंसी का साइज बढ़ गया था इस समय, और यहीं पर रयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया। तो दूसरे नंबर पर रयतवाड़ी सिस्टम का आता है
दूसरे नंबर पर रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए अवध। अवध 1801 में, 1801 में। नेक्स्ट लिखिए पेशवा। पेशवा 1802। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रघुनाथ राव के जो बेटे थे शिवाजी सेकंड, एक नंबर का बेकार आदमी था। तो जब उसे ये लगा कि नहीं, शिवाजी सेकंड नहीं, रघुनाथ राव खुद ही। रघुनाथ राव उस समय पेशवा थे, इस समय 1802 में, जब उन्होंने यशवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी थी, होलकरों के, और आपस में लड़ाई छिड़ गई। तो ये भाग के अंग्रेजों के पास चले गए थे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में मैंने आपको ये सब कराया है, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं। तो फिर पेशवा से सबसे पहले 1802 में बसीन की संधि हुई थी। ये बसीन की संधि सब्सिडायरी ट्रीटी ही थी जो पेशवा से साइन की, इसी समय हुई। नेक्स्ट लिखिए, अब फिर उसके बाद बाकी लोग लड़े, भोंसले लड़े, सिंधिया लड़े मिलकर अंग्रेजों से, लेकिन सब हार गए थे। तो फिर नंबर से इन लोगों ने भी सब्सिडायरी ट्रीटी साइन की, हम लोगों ने मराठों में करा है, वहां देख लेना। नेक्स्ट लिखिए भोंसले 1803 में। भोंसले 1803। नेक्स्ट लिखिए सिंधिया 1804 में। सिंधिया 1804। और बाद में 1804 में ही जोधपुर, जयपुर, बूंदी, बूंदी, भरतपुर, भरतपुर, इन सब राजाओं ने एक्सेप्ट कर ली थी, है ना, ये सीक्वेंस है। भरतपुर में जाट राज्य था, तो उनका नाम क्या था लास्ट रूलर का, राज सिंह या रण सिंह, कुछ ऐसे ही, रणजीत सिंह, कुछ रण सिंह करके, कुछ ऐसे करके नाम था जो लास्ट रूलर थे। चलिए खैर, इन सब लोगों ने सब्सिडायरी ट्रीटी अडॉप्ट कर ली। ये सीक्वेंस मैंने आपको लिखवा दिया। अब इसमें थोड़ा सा इसको डिफाइन और कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये ट्रीटी साइन हुई। हालांकि मैंने आपको ये बता तो दिया ही है, लेकिन फिर भी अगले पॉइंट से लिखना। सो निजाम ऑफ हैदराबाद, सो निजाम ऑफ हैदराबाद was first ruler, Nizam of Hyderabad was first ruler who signed subsidiary treaty, who signed subsidiary treaty with Wellesley in 1798, with Wellesley in 1798। हैदराबाद के निजाम, ये कई बार आया है एग्जाम में। हैदराबाद के निजाम प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की। लेटर, लेटर नवाब ऑफ अवध, लेटर नवाब ऑफ अवध signed it in 1801। लेटर नवाब ऑफ अवध signed it in 1801। कालांतर में अवध के नवाब ने, कालांतर में अवध के नवाब ने इसे 1801 में स्वीकार किया।
ठीक है। अब देखो इसका कारण क्या था। अवध का मामला इसमें बड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये रिवोल्ट से जुड़ेगा आगे, इसलिए स्पेशल है, इसको समझना यहीं पे। देखो अवध के राजाओं ने फैजाबाद की संधि कर ली थी, अवध के नवाबों ने 1774 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1773 में या 4 में फैजाबाद की ट्रीटी हो गई, 4 में है शायद। और इसमें यह हुआ कि अवध की सुरक्षा की जो गारंटी है वो अंग्रेजों ने ले ली, सैन्य सहायता देने की अवध के खिलाफ, और उसके बदले में अवध पैसा देता। लेकिन अंग्रेज क्या करने लगे, हर बार डिमांड बढ़ा देते थे। जैसे अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा के लिए एक सेना रख दी, तो उस सेना का खर्चा हर बार बढ़ा देते थे अंग्रेज, हर साल। अवध उस खर्चे को आगे चलकर देने में असमर्थ हो गया, वो दे ही नहीं पा रहा था। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अवध की टेरिटरी लेनी शुरू कर दी, और 1801 में पूरा रुहेलखंड अवध से ले लिया, जो रुहेलों से जीता था अवध ने। बाद में यहां भी उनका काम नहीं चला, फिर बाद में अवध का आधा किंगडम ले लिया, आधा राज्य ले लिया, और धीरे धीरे पूरे अवध को निगल गए 1857 तक आते आते, बल्कि 1856 तक ही, 1856 तक ही पूरे अवध को। जबकि वो राजा जो थे वो हमेशा सपोर्टर थे अंग्रेजों के। तो सबसे ज्यादा अन्याय जो था वो अवध के साथ हुआ, इसीलिए 1857 का रिवोल्ट सबसे ज्यादा फैला अवध की टेरिटरी में। ठीक है ना, तो आप इसमें लिखिए अगले पॉइंट में, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध सरेंडर्ड, सरेंडर्ड नियरली हाफ ऑफ हिज किंगडम, नियरली हाफ ऑफ हिज किंगडम टू ब्रिटिशर्स, टू ब्रिटिशर्स ड्यू टू सब्सिडायरी ट्रीटी, ड्यू टू द एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडायरी ट्रीटी, ऐसा लिखना, ड्यू टू द एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडायरी ट्रीटी। अवध के नवाब को सहायक संधि के कारण, अवध के नवाब को सहायक संधि के कारण अपना लगभग आधा भाग, अपना लगभग आधा भाग, अपना लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है। तो एक तो यहां से एक्सपेंशन हुआ, और देखो बिना लड़ाई किया, अवध से कोई लड़ाई थोड़ी की, लेकिन देखो आधा राज्य ले लिया, यही चालाकी थी। अब आगे देखते हैं। देखो टीपू के मामले में एक्सेप्शन थी, हस्तक्षेप की नीति, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, क्योंकि टीपू का संबंध हो गए थे नेपोलियन से, तो अंग्रेज कैसे बर्दाश्त कर सकते थे टीपू को। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू को हराकर मार दिया गया, और उसकी सारी जो टेरिटरी थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला ली गई। कार्नेटिक के रूलर, तंजौर के रूलर, और मैसूर का सारा क्षेत्र, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में मिलाकर उसका आकार बढ़ा दिया गया, और यहीं पर इसी समय रैयतवाड़ी सिस्टम को एग्जीक्यूट किया गया धीरे धीरे। ठीक है ना। मद्रास प्रेसिडेंसी का आकार इस समय सबसे बड़ा हो गया था। तो नेक्स्ट लिखिए, आफ्टर डिफीट ऑफ टीपू, आफ्टर डिफीट ऑफ टीपू इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, in fourth Anglo-Mysore War in 1799, in 1799 a subsidiary treaty was signed, a subsidiary treaty was signed
विद न्यू वोडियार रूलर, विद न्यू वोडियार रूलर, वोडियार राजवंश था ना, उसी राजवंश के लोग शासन करते थे मैसूर पर, तो उन्हीं से साइन की, विद न्यू वोडियार रूलर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की हार एवं मृत्यु के पश्चात, टीपू की हार एवं मृत्यु के पश्चात, टीपू की हार एवं मृत्यु के पश्चात सहायक संधि, सहायक संधि नए वोडियार राजा से की गई। नाउ द टेरिटरी ऑफ मैसूर, नाउ द टेरिटरी ऑफ मैसूर मर्ज्ड विद, मर्ज्ड विद मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। अब मैसूर का क्षेत्र, अब मैसूर का क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट से, इन मद्रास प्रेसिडेंसी, ये वडियार नहीं है, वोडियार है, WOD होगा, वोडियार राजवंश था ना ये। हाँ जी, वोडियार है ना। अगले पॉइंट से लिखना, इन मद्रास प्रेसिडेंसी लेटर द एरिया ऑफ कार्नेटिक, later the area of Carnatic and Tanjore was merged, कालांतर में, कालांतर में मद्रास प्रेसिडेंसी में, कालांतर में मद्रास प्रेसिडेंसी में तंजौर एवं कर्नाटक का क्षेत्र भी मिला लिया गया, तंजौर एवं कर्नाटक का क्षेत्र भी मिला लिया गया। दिस वॉज द पीरियड, दिस वॉज द पीरियड when Rayatwadi system introduced here, when Rayatwadi system was introduced here, यह वह काल था, यह वह काल था जब रैयतवाड़ी व्यवस्था को यहां लागू किया गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। अगले पॉइंट से देखो, जब वेलेस्ली ने सहायक संधि साइन की, बसीन की ट्रीटी हुई 1802 में पेशवा वगैरह से, तो फिर मराठा क्षेत्र में भी अंग्रेज घुस गए। इसके बाद भोंसले और सिंधिया को हराया। भोंसले उस समय उड़ीसा, और जो सिंधिया थे वो गंगा यमुना दोआब इसको कंट्रोल करते थे, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र ये सिंधियाओं के अंडर में था। हमारा एरिया ग्वालियर के थे, इसलिए ग्वालियर में एस्टैब्लिश हो गए थे ये बाद में आके महाराष्ट्र से, यहां तक कंट्रोल करते थे क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। तो अंग्रेजों ने उड़ीसा तो ले लिया भोंसले से, और गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र छीन लिया सिंधिया से।
तो फिर अवध का पूरे आसपास का एरिया और उधर बंगाल के आसपास का एरिया भी इस समय मिल गया उन्हें। देखो कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। ये हमारे वाला एरिया दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। यहां जो रूल करेगा वो दिल्ली पर रूल करेगा। स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एरिया है ये गंगा यमुना दोआब। अब यही अंग्रेजों के अंडर में आ गया। कहने का मतलब ये है कि वेलेस्ली की सब्सिडायरी अलायंस की ट्रीटी ने, और इस समय वेलेस्ली ने अंग्रेजों को पैरामाउंट पावर बना दिया था इंडिया में। अब कोई था ही नहीं उनके सामने। अब तो बस चंद दिनों की बात रह गई थी कि कब वो पूरी तरीके से अंडर में कर लें भारत को, बस यही बचा। और उन्होंने बहुत जल्दी कर भी लिया। तो नेक्स्ट लिखना, इन 1802 इन 1802 वेलेस्ली साइन वेलेस्ली साइन द सब्सिडायरी ट्रीटी Wellesley signed the subsidiary treaty with Peshwa in 1802. In 1802, वेलेस्ली ने 1802 में वेलेस्ली ने 1802 में पेशवा के साथ पेशवा के साथ सहायक संधि की। ठीक है ना। अच्छा, इसे ट्रीटी ऑफ बसीन के नाम से भी जानते हैं, बसीन की संधि के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लेना ट्रीटी ऑफ बसीन, बसीन की संधि, BASSIEN। ठीक है। नेक्स्ट लिखना, इन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिशर्स डिफीटेड ब्रिटिशर्स डिफीटेड भोंसले एंड सिंधिया टू। भोंसले एंड सिंधिया टू। ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखिए। अच्छा, कल ना चुनावों की घोषणा हो जाएगी, कल अधिसूचना लग जाएगी, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, कल अधिसूचना जारी हो जाएगी कल। इसीलिए सब एग्जाम कैंसिल हो गए आज, बहुत नोटिफिकेशन आए एग्जाम कैंसिलेशन के। तो आप देखो, ये जो समय है ना, अब 3-4 महीने का, ये बड़ा क्रूशियल है। इसलिए आप अब अच्छे से तैयारी कर लीजिए अपनी, क्योंकि इसके बाद एग्जाम्स आ जाएंगे। और ये टाइम बड़ा क्रूशियल है इसलिए, है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप। क्या 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 लिख रहे थे, क्या बोला, जरा सेंटेंस बोलना, ध्यान नहीं रहा। सर वेलेस्ली ने 1802 में पेशवा के साथ सहायक संधि की। अंग्रेजी में फिर मैंने बोला था कुछ, उस सेंटेंस को बोलो। In Second Anglo-Maratha War, Britishers defeated Bhosle and Scindia too. हाँ, ब्रिटिशर्स डिफीटेड भोंसले एंड सिंधिया टू, हिंदी में लिखिए इसे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने भोंसले एवं सिंधिया को भी हराया। इन दीज बैटल्स, या आफ्टर दीज बैटल्स दे गॉट उड़ीसा फ्रॉम भोंसले दे गॉट उड़ीसा फ्रॉम भोंसले एंड ऑल्सो
एंड ऑल्सो गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब एंड ऑल्सो गंगा यमुना दोआब फ्रॉम सिंधिया, फ्रॉम सिंधिया, तथा इसके बदले उन्हें, तथा इसके फलस्वरूप लिखना, बदले नहीं, तथा इसके फलस्वरूप उन्हें भोंसले से उड़ीसा एवं सिंधिया से, एवं सिंधिया से गंगा यमुना दोआब प्राप्त हुआ, गंगा यमुना दोआब प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब दिल्ली आ गई तो लिखिए सो, सो नाउ दे कंट्रोल्ड दिल्ली टू, सो नाउ दे कंट्रोल्ड दिल्ली टू, इस प्रकार अब वे, इस प्रकार अब वे दिल्ली पर भी नियंत्रण करने लगे। नाउ मुगल एम्परर, या ऐसा लिखना फ्रॉम 1803, फ्रॉम 1803 मुगल एम्परर बिकेम द पेंशनर, मुगल एम्परर बिकेम द पेंशनर of the company, of the company, अब मुगल सम्राट कंपनी के पेंशनर बन गए और इनका नाम था शाह आलम सेकंड। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए शाह आलम सेकंड। इसे शाह आलम सेकंड थे जो सबसे पहले पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है ना। इसके आगे शाह आलम सेकंड लिख लेना। अब देखो लड़ाई के खर्चे बढ़ रहे थे, वेलेस्ली को इसी समय वापस बुला लिया गया। इसलिए वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड है वो 1805 तक का है। 1805 में वो वापस चले गए इंग्लैंड। लेकिन तब तक इंडिया में अंग्रेज एक पैरामाउंट पावर बन चुके थे, सर्वोच्च शक्ति बन चुके थे। अब कोई उनके सामने था ही नहीं। तो लिखिए अगले पॉइंट में, ड्यू टू द माउंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ वॉर, ड्यू टू द माउंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ वॉर Wellesley was called back. Wellesley was called back. ठीक है। युद्ध के खर्चे में वृद्धि के कारण, युद्ध के खर्चों में वृद्धि के कारण वेलेस्ली को वापस बुला लिया गया। बट टिल नाउ, बट टिल नाउ ब्रिटिशर्स बिकेम, ब्रिटिशर्स बिकेम द पैरामाउंट पावर इन इंडिया, द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। परंतु अब तक अंग्रेज, परंतु अब तक अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शक्ति बन चुके थे। ठीक है ना। इसको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है वेलेस्ली का टाइम पीरियड। क्लियर है ये, यहां तक किसी को कोई परेशानी? कोई बात इसमें ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो पूछ लो।
चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अब जो अगले गवर्नर जनरल बने जिन्होंने तेजी से प्रसार किया इंडिया में, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। देखो, इनके बाद लॉर्ड मिंटो आए। वैसे तो लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड मिंटो के समय में रंजीत सिंह के साथ संबंध वगैरह बने, पंजाब के साथ अंग्रेजों के संबंध, संधि हो गई अमृतसर की और ये सब हुआ। लेकिन इसके अलावा मतलब कुछ ऐसा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता इनके समय में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में फिर से एक्सपेंशन की शुरुआत होती है। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद एक्सपेंशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि खर्चे बढ़ गए थे कंपनी के। खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते थे वो, कंसोलिडेट करना चाहते थे अपनी विजय को। तो उन्होंने अगले 7-8 साल कंसोलिडेशन में लगाए। फिर उसके बाद उन्होंने फिर 5 साल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में एक्सपेंशन किया, न केवल इंडिया में बचा कुचा बल्कि इंडिया के बाहर भी। नेचुरल फ्रंटियर तक पहुंचाया इंडिया की बाउंड्री को, पहले नहीं थी। तो आप इसमें लिखिए, अगले पॉइंट में हेडिंग डालिए, एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंतर्गत प्रसार 1813 से 1822 तक, 1813 से लेके 22 तक। ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो जिन्होंने अभी तक मुझे मेरे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के नहीं भेजा है, वो अपना नाम लिख के जरूर भेज दें। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग हैं आप में से जिनका अभी तक मेरे व्हाट्सएप पे नाम नहीं है। आप भेजना जरूर। देखो उस दिन ना, जो वो खुशबू चौधरी के नाम से जो आईडी थी, उन्होंने नहीं भेजा मुझे, अभी तक भी नहीं भेजा। और मैं उनसे पूछ रहा हूँ, लगभग 3 महीने हो गए मुझे। दो तो हो ही गए, 2 महीने से तो मुझे याद ही है, मैं उनको बार बार बोलता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। मैं नहीं जानता वो कौन है, तो फिर मैं कैसे उन्हें पढ़ा पाऊं? मैं जानता ही नहीं उन्हें कौन है वो, ऑब्जेक्टिव क्या है उनके क्लास लेने का। मेरे साथ बड़ी परेशानियां हो जाती हैं, और ऐसी परेशानियां हुई हैं जो, देखो, लोग ना आसानी से मतलब अ, मुझे तो खैर बेवकूफ बना देते हैं, ये तो बड़ा फैक्ट है, मैं तो बन जाता हूँ बड़ी आसानी से। लेकिन बेवकूफ बनना तो एक अलग बात है, पर अपनी गर्दन फंसा देना वो दूसरी बात होती है। कई लोगों ने तो मेरी गर्दन पकड़ ली, इतनी जोर से फंसाई उन्होंने कि मुझे लगा कि यार अब मतलब इसमें मैं क्या करूं अब। अब अब मान लीजिए कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है और मैं जानता भी नहीं उसे, मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, कल को कोई बात हो जाती है तो मैं क्या जवाब दूंगा किसी को? कुछ नहीं दे पाऊंगा। ऐसा हुआ भी है, मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाया, और मेरे पास फैक्ट था ये कि मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो मैं कैसे सर्व करूं उन्हें? एक बार तो ये हुआ, एक बार ये हुआ कि बच्चे पढ़ रहे थे ऑनलाइन, उन्होंने पढ़ाई की, नोट्स बनाए और मेरे नोट्स मार्केट में बेचने लगे, वो करंट अफेयर्स के नोट्स। ये जहां तक मुझे याद है 2 साल पहली बात है, शायद पीसीएस जे के एग्जाम से पहली बात है। उन्होंने मुझसे सहानुभूति प्राप्त की, सिर्फ पढ़े और मेरे ही नोट्स को बाजार में बेच दिया कोचिंग वालों को, और उनसे पैसे लिए उन्होंने। मुझे बाद में पता चला इस बात का। तो ये मतलब इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूं ना, तो जिसे जिसे जो, भाई ये तो मेरा जानने का अधिकार है कि जो मुझसे पढ़ रहा है वो कम से कम मेरी 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 ध्यान में तो हो कि हाँ भाई ये पढ़ रहे हैं मुझसे। कल को कहीं सिलेक्शन हो आपका
तो मैं कह तो सकूं कि आप मेरे स्टूडेंट थे। सर वो ऐसे फ्री में भी लोग पढ़ाता है। फ्री में तो पता नहीं, तो फ्री में भी अगर पढ़ना है ना तो मुझसे एक बार फोन तो करें, मुझे ये कह दे कि नहीं जी फ्री में पढ़ना है, हम फीस नहीं दे पाएंगे आपको। चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ रहे तो हैं बच्चे। ये गलत है ना, ये गलत है, यही सबसे बड़ी गलती है। मैंने उनको कहा ये चीज, ऐसे हुआ है कई बार, इसलिए मुझे डर लगता है। मैं मतलब डरता हूं चीजों से, मुझे नहीं अच्छी लगती मतलब ये चीज ना बिल्कुल भी। तो आप सब लोग इसलिए मैसेज जरूर कर दें। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़े थे, बल्कि आपके पढ़ाने वाले लोग ही जो अभी आपको पढ़ाते हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे। मुझे वो विकास दिव्य कीर्ति कहते थे, मुझे वो कहते थे सर आप विकास दिव्य कीर्ति जैसे हो। लास्ट ईयर ही कहते थे शायद, जब उनका पीसीएस जे का मेंस एग्जामिनेशन आया प्रीलिम्स क्लियर करके, तो वो मेरे बैच में आए। उन्होंने पहले भी पढ़ा था 2018 में भी, लेकिन उनका हुआ नहीं उस समय, क्योंकि उस समय भी उन्होंने जीएस को नेग्लेक्ट कर दिया था। वो मानते थे अपने आप को बहुत बड़ा वो अ, तोप है, लेकिन आ, हुआ नहीं। फिर उनको समझ में आई अपनी गलती कि उन्होंने जीएस को रिजेक्ट डिनाई कर दिया था, तो हुआ इसलिए नहीं उनका, फाइनल सिलेक्शन में वो रह गए। फिर जब इस बार उन्होंने दिया तो प्रीलिम्स उनका हो गया, मेंस जब उनका होना था तो वो मेरे पास उन्होंने फिर फोन किया, फिर उन्होंने मेंस का बैच ज्वाइन किया। ऐसे राइटिंग वाला बैच भी ज्वाइन कर रखा था, जो मेंस आंसर राइटिंग थी जीएस की और एसए की, वो ज्वाइन किए उन्होंने। और तब उन्होंने मुझे विकास विकास दिव्य कीर्ति की उपमा दी। और आज वही ये कहते हैं कि जीएस का मतलब नहीं है, तो बहुत डीप पढ़ाते हैं सर, और ये करते हैं वो करते हैं जो भी है। तो कैन यू इमेजिन कि आदमी कितना नीचे। उन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा अभी तक भी कि उन्होंने क्यों गलतियां की हैं। मैं मिला था उनसे तो मैं क्या मिला था, वो मुझसे मिले थे एक दिन, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा पूछा मुझसे कि सर क्या करें बताइए अब। तो मैंने कहा आप अपना रेट्रोस्पेक्शन करिए, इंट्रोस्पेक्शन सॉरी, और देखिए कहाँ पर गलती रही है, उसको छांटिए और फिर उसको दूर कर लीजिए। तो ऐसे भी लोग हैं, और स्टूडेंट भी ऐसे हैं। मैंने एक दो स्टूडेंट को भी मैं जानता हूँ, वो पढ़ते थे पूरा, वो 1.5 साल 2 साल पढ़े कंटिन्यूअसली, और उन्होंने फिर अपने दूसरे कुछ नए स्टूडेंट जो आए उनको बोला कि सर तो बहुत डीप पढ़ाते, तुम मत पढ़ना इनसे। मुझे बाद में इस चीज का पता चला, अभी भी अब मैं जानता हूं, लेकिन वो नहीं जानते कि मुझे पता है उन्होंने क्या बोला। तो खैर, मैं इसलिए डरता हूं ना सब चीजों से, मुझे अच्छा नहीं लगती हैं ये चीजें। आदमी को लाइफ में बड़ा क्लियर होना चाहिए, इधर उधर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर उधर का होने से कुछ काम चलता नहीं है। चलेगा भी तो कितने दिन चलेगा, एक बार दो बार तीन बार, उसके बाद क्या होगा। इसलिए मुझे डर लगता है। और वो मामला तो बहुत ही खराब था, पुलिस वालों ने मुझे बुला लिया सिविल लाइन थाने में कि बताओ इसमें तुम्हारे यहाँ पढ़ता था स्टूडेंट, इसके बारे में जानकारी दो। मैंने कहा मैं कहाँ से दूं भाई, मुझे क्या पता कौन पढ़ता है कौन नहीं। और कोविड के टाइम की बात थी ये तो, आपको शायद सब पता होगा। नहीं पता तो देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग जी कहानी सर, है। आपने बताया था एक बार। हाँ, मतलब उन दोनों में बातचीत हो गई, दुआ सलाम हो गई उन लोगों की। मुझे क्या पता अब, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, पीछे क्या चल रहा है, मुझे क्या जानकारी। मान लो ग्रुप में है, मैंने ऐड कर दिया है ग्रुप में कई लोगों को, वहां से कोई कुछ भी कर सकता है नंबर करके, और ये तो डिपेंड करेगा। अब उनका हो गया अपना, वो फरार हो गए घर से।
पुलिस ने मुझे बुलाया कि ये तो आपके बैच की बात थी, कोई जानकारी दीजिए। बड़ी मुश्किल से मेरा पीछा छूटा। मैंने कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, आप जो करना है वो कर लो, उनको ढूंढो। अरे मुझे कोई जानकारी। तो मेन चीज ये है। मैंने फिर सर को बताया एक बार। सर को तो मैंने ऐसे तो नहीं बताया, मैंने ऐसे ही कहा। तो सर ने मुझसे कहा कि ये तुम ये गलत करते हो, कम से कम ये पता तो होना चाहिए ना पढ़ कौन रहा है। मैं इसीलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाता हूँ बच्चों से कि भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दो। ये तो फिर उन्होंने मुझे कहा भी कि बताओ, अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ाए हुए सिलेक्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे पास तो तुम्हें कोई कहेगा ही नहीं। वो तो लोग कह देंगे, जैसे इस बार भी बच्चों ने 3-3 4-4 लाख रुपए लेके और कह दिया कि हम तो वहां पढ़े थे। राहुल्स में 2-3 बच्चे थे जिन्होंने ऐसा किया। 3-3 4-4 लाख रुपए लिए उन्होंने, पढ़े हमारे यहाँ थे। तो इस मामले में सर फिर भी ध्यान रखते हैं। और मैं तो बिल्कुल ना किसी का कोई रजिस्ट्रेशन ना जानकारी। बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि भाई इतना पता हो कि मैं किसे पढ़ा रहा हूँ। कोई रोबोट तो नहीं है जिसको पढ़ा। उसमें भी लोगों को परेशानी है भाई। बहुत ही बुरा है मामला। चलिए खैर, जैसे भी है सब अपने अपने हैं, और सबको अपना अपना ही देखना है फाइनली। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए मैसेज जरूर कर देना अपना नाम लिख के। हाँ विभूति। सर ऐसा नहीं हो सकता जिनका नेम नहीं है आपके पास उन्हें आप आईडी मत कीजिए क्लास में? मैं ऐड इसलिए कर लेता हूँ, देखो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐड इसलिए कर लेता हूँ, पता नहीं किसको कौन किस स्थिति में है अपनी लाइफ की। और एजुकेशन से किसी को आपको वंचित नहीं करना चाहिए। किसी से उसका उसको वो देनी चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि उसका ये राइट है। भाई मेरे पास कहाँ से आई चीजें, ईश्वर ने दी होंगी। ये मेरी तो लेके तो नहीं आया था, मैं लेके तो इसे पैदा नहीं हुआ था मैं, यही सब बना। तो फिर ये मेरा राइट है, ये मतलब मेरी मेरी ड्यूटी है कि मैं सर्व करूं सबको, जिस लेवल पर भी कर सकता हूं। लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि मतलब इस सर्विंग में कोई मेरा नाजायज फायदा ना उठा ले। और इतना नाजायज ना उठा ले कि मैं मुझे बिल्कुल मेरा गला दबा दे कोई आदमी कि यार सर होता है ना, जैसे जो अच्छा ही करता है उसके जैसे साथ में होता एग्जाम्पल ये था, एग्जाम्पल यही था कि वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा हम फीस नहीं दे सकते। मैंने कहा आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रीलिम्स के समय की बात है, पीसीएस जे के। वो मेरे से 2 महीने पढ़े, दोनों महीने महीने उन्होंने नोट्स बनाए पूरे टाइम। और वही नोट्स उन्होंने यहीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को बेच दिए। दैट वाज द फैक्ट। तो ये तो बड़ा नाजायज था ना। ये इस बस इसी से डर लगता है ये सब ना हो। बाकी तो सब ठीक है। बाकी क्या ही फर्क पड़ता है किसी चीज के होने या ना होने से। अपना काम करते रहना चाहिए। अब जैसे वो वहां वो उनका उन उन बच्चों से मेरा क्या मतलब था। वो दोनों ही फ्री पढ़ रहे थे। मैं उन्हें जानता भी नहीं था, ना मुझे उनके नाम का भी नहीं पता। उस लड़के के तो मुझे नाम का आज तक नहीं पता। लड़की के नाम का मुझे पता है, लेकिन मुझे उसके असली नाम का नहीं पता। वो नाम भी उसका नकली था जो उसने मुझे बताया। वो लड़की मॉमडन थी, लेकिन नाम उसने मुझे जो बताया वो हिंदू था। मुझे बाद में पता चला, पुलिस वालों ने बताया कि वो लड़की तो मॉमडन है और वो लड़का हिंदू था। तो आप समझिए कि मतलब ये कैसे कैसे हो सकता है। बहुत ही खराब चीजें फेस की हैं मैंने, पता है लाइफ में। मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने गला दबा के मारने की कोशिश की है। और केवल इसलिए क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मैं नहीं दे सकता था। जैसे ना कुछ बच्चों की आदत होती है, मतलब इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना।
बच्चा है, उसे गुलाब का फूल बड़ा अच्छा लग रहा है पेड़ पर लगा हुआ, वो उसे चाहता है लेना, तो वो क्या करता है, उसे पकड़ के तोड़ लेता है। उसे नहीं पता कि क्या कर दिया उसने, लेकिन उसने उस फूल को तोड़ दिया, पौधे से अलग कर दिया, और बाद में उसे मसल के और फेंक दिया, क्योंकि वो उसे फूल को लेना चाहता था। ऐसे भी लोग थे, बहुत खराब, बहुत ही नीचे, बहुत नीचे लेवल पे। तो इन सब चीजों से जरूरी है बचना लाइफ में ना। इसलिए मैं डरता हूँ। अब मुझे पता नहीं चलता, मतलब चालाकी नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आती चीजें, बाद में आती हैं जब हो जाता है मामला खराब। इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अब किसी को भी, जिसको जिसको मेरे पास नाम नहीं है, जिसका मुझे व्हाट्सएप पे जिसका नहीं कांटेक्ट है, वो मैं उसको नहीं पढ़ा पाऊंगा बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, कथा कहानी है खत्म। एक्सपेंशन देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर में क्या क्या हुआ। देखो, इनके अंडर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, जो हुई और कई बार एग्जाम में आई है, वो नेपाल के साथ युद्ध आया है। नेपाल वॉर आती है। देखो, वैसे इनका नाम ना मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स था। ये भी राज परिवार के ही एक मेंबर थे, और अपने समय के एक अच्छे वॉरियर माने जाते थे। नेपाल में देखो, जब रोहेलखंड मिल गया अंग्रेजों को, तो रोहेलखंड की जो सीमाएं थी वो नेपाल से मिलती थी, बरेली तक ही था पहले ये रोहेलखंड। और इसके बाद, बरेली के बाद, सारा का सारा एरिया जो था वो नेपाल का था। पहाड़ी क्षेत्र जितना भी था वो नेपाल के अंडर में था, नेपाल का ही था। इसीलिए तो नेपाल अभी तक भी क्लेम करता है इंडिया का बहुत सारा एरिया। पहाड़ी क्षेत्र पूरा नेपाल का था, हमारे पास कोई पहाड़ नहीं थे, हिमालय हमारे पास नहीं था, एक भी हिस्सा नहीं था उसका, ना हिमाचल, ना जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा उस समय। जम्मू कश्मीर का तो था, पंजाब के पास आ गया था, पंजाब ने गुलाब सिंह को बाद में दे दिया था ये। हालांकि ये अफगानों के अंडर में था पहले, जम्मू कश्मीर अफगानों से सिखों ने छीन लिया था। और रंजीत सिंह ने फिर अपने रूलर्स वहां बिठा दिए थे, अपने रूलर्स रूल करते थे, गुलाब सिंह के अंडर में आ गया था। बाद में हरि सिंह उनके बेटे हुए, जिन्होंने एक्सेशन सी ट्रीटी साइन की। तो जम्मू कश्मीर का ये था, बाकी हिस्सा नहीं था कोई भी। बरेली तक भी, बरेली तक बाउंड्री मिलती थी नेपाल की। तो रुहेलखंड मिलने के बाद अंग्रेजों की बाउंड्री नेपाल से मिलने लगी। अब अंग्रेजों के पास यहाँ गर्म तो एरिया था ही ये, तो कुछ रहने के लिए अच्छी जगहें नहीं थी। अंग्रेज यहाँ कुछ अच्छी जगहें ढूंढना चाहते थे रहने के लिए, कह सकते हैं रमणीय स्थल, प्लीजेंट एरियाज, वो पहाड़ में थे। तो नेपाल के साथ युद्ध करना जरूरी था, एक तो ये था मामला। एक दूसरा मामला ये था कि नेचुरल बाउंड्री इंडिया की नहीं थी कोई भी अभी भी। प्राकृतिक सीमाएं, जैसे पहाड़ से लेके नदी तक, ये प्राकृतिक सीमा हुई। तो नेचुरल बाउंड्री इंडिया की नहीं थी, अंग्रेज नेचुरल बाउंड्री बनाना चाहते थे। इसलिए पूरे पहाड़ी क्षेत्र को कंट्रोल करना उनका उनका ऑब्जेक्टिव था। तो फिर अंग्रेजों ने नेपाल के साथ वॉर की, इन्हीं के समय में हुई, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1814 में। और कोई मतलब नहीं था, एक छोटी सी झड़प हुई सिपाहियों के बीच में, और उस झड़प ने ही, जो एक सामान्य बात थी, तीन चार लोगों के बीच में मारपिटाई हुई, और वही मारपिटाई युद्ध के रूप में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये मौका मिल गया अंग्रेजों को नेपाल के साथ वॉर करने का। और फिर बाद में सगौली की ट्रीटी हुई, इन्हीं के समय में ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये पूरा एरिया अंग्रेजों को मिल गया। और नेचुरल बाउंड्री जो थी वो नेपाल के साथ बन गई भारत की।
ठीक है ना। पहले ये सब हिस्से नेपाल के अंडर में थे, जिन जो अभी मैंने आपको बताए नाम लिए। पूरा हिमालय नेपाल के अंडर में था। अपर रीचेस ही बस फिर बाद में नेपाल के पास बचे, और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आप नेपाल का नक्शा देखोगे ना, तो भारत तिब्बत से लग जाता है। पहले डायरेक्ट अप्रोच नहीं थी तिब्बत तक, नेपाल से होते हुए तिब्बत की अप्रोच थी। लेकिन अब तिब्बत से अप्रोच डायरेक्ट हो गई थी। वो करना ही इसलिए चाहते थे तिब्बत से अप्रोच, रीजन उसका ये था कि रशिया उधर से आ रहा था एक्सपेंशन करते हुए। रशियन साम्राज्य का जार का एक्सपेंशन चल रहा था, और रशियन एम्पायर की सीमाएं लगने लगी थी तिब्बत के साथ में, मतलब चाइना के साथ लगने लगी थी। और तिब्बत जो था वो ऑटोनॉमस एरिया था, चाइना से उसकी बाउंड्री लगती थी। तो तिब्बत को एक बफर स्टेट बनाना था नेपाल, सॉरी, रशिया और इंडिया के बीच में। तो फिर अगर तिब्बत को एक बफर स्टेट बनाना है, तो नेपाल को वहां से हटाना पड़ेगा। तो नेपाल को जीतना पड़ेगा, या उस एरिया को लेना पड़ेगा नेपाल से, जो तिब्बत और भारत के बीच में आता था। यही सब हुआ। इसी वजह से नेपाल को जीत के नेपाल के साथ युद्ध किया गया, हरा के, और पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया गया। अब तिब्बत के साथ बाउंड्री लगने लगी इंडिया की। इसलिए इंडियन इंटरेस्ट तिब्बत में हो गए अब सीधे तौर पर। पहले केवल कल्चरल इंटरेस्ट थे, अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो गए। ठीक है ना। तो लिखिए इसमें, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स। अच्छा, इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1813 से 22 तक। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स, ब्रैकेट में टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1813 से 22, 1813 से 22। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स waged a war with Nepal, waged a war with Nepal in 1814, waged a war with Nepal in 1814। मार्केस डी हेस्टिंग्स ने 1814 में 1814 में नेपाल के विरुद्ध युद्ध किया। इन अक्टूबर 1814, in October 1814, a normal border clash, a normal border clash between the police, led to an open war with Nepal, led to an open war with Nepal। अक्टूबर 1814 में, अक्टूबर 1814 में सीमा पुलिस के मध्य, सीमा पुलिस के मध्य एक सामान्य झड़प ने, सीमा पुलिस के मध्य हुई एक सामान्य झड़प ने नेपाल युद्ध का रूप ले लिया। नेपाल डिफीटेड, नेपाल वॉज डिफीटेड, नेपाल को हरा दिया गया। एंड साइन द ट्रीटी ऑफ सगौली, एंड साइन द ट्रीटी ऑफ सगौली, तथा सगौली की संधि की गई, है ना। ये संधि हुई 1816 में, 1816 में साइन द ट्रीटी ऑफ सगौली। ठीक है ना। इसमें क्या क्या हुआ सर ईयर कि क्या है? 1816, 1816 में सगौली की संधि है ये। ठीक है। कंटिन्यूएशन में लिखना, बाय दिस ट्रीटी ब्रिटिशर्स गॉट
Britishers got Garhwal and Kumaon districts. Garhwal and Kumaon districts. इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले प्राप्त हुए, है ना। अच्छा, नेपाल जो था ना वो बरेली और रामपुर तक, बिजनौर, ये सब इस एरिया पर भी क्लेम करते थे वो लोग पहले ही, सर नेम तराई के रिपीट एरिया कर पर, दीजिए। गढ़वाल एवं कुमाऊं, है ना, इस एरिया तक भी वो क्लेम करते थे, तराई रीजन पर भी। तो तराई रीजन का भी क्लेम छोड़ दिया उन्होंने। अब कंटिन्यूएशन में लिखना, गढ़वाल एंड कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो they abandoned the claim of Tarai region, and also they abandoned the claim of Tarai region, तथा बाद में उन्होंने तराई क्षेत्र के ऊपर स्वामित्व को भी छोड़ दिया। Now Indian Empire gained the original boundary, British Indian Empire लिखना। Now British Indian Empire gained या get लिखना, get the natural boundary। अब भारत ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक सीमा मिली, Their boundary extended up to तिब्बत, या इट्स लिखना, its boundary extended up to तिब्बत। इनकी सीमा तिब्बत तक मिल गई, by which Britishers get access up to Central Asia, क्योंकि तिब्बत से जाता था ना सेंट्रल एशिया के लिए रास्ता। They get access up to Central Asia, जिसके माध्यम से अंग्रेजों को मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित हुई, ऐसा लिखा, जिसके कारण अंग्रेजों की मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित हुई। ठीक है, यहां तक करते हैं, इसके आगे कल करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, मतलब। हाँ जी, सर ये तराई रीजन ब्रिटिशर्स ने अबेंडन किया था, नेपाल ने ब्रिटिशर्स क्यों छोड़ेंगे, उनके तो पास था ही वो। नेपाल ठीक है पहले सर। क्लेम करता था ये पूरा मुरादाबाद, रामपुर और ये बिजनौर, ये वाला एरिया, इसको छोड़ दिया था उन्होंने। यहां तक कि सहारनपुर को भी वो क्लेम करते थे, है ना। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।